चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स बीसीएस 2024 यानी जो आगामी एग्ज़ाम है 2024 में पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको टारगेट कर रहे हैं। और इसमें हम 2018 से 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, यानी यूपी पीसीएस के, उसको टारगेट करेंगे और इसमें सब्जेक्ट वाइज़ करेंगे। जैसे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में एपिसोड फर्स्ट में हम ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की क्लास करेंगे और इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या यूपीएससी जो है यूपी पीसीएस जो है उसको फॉलो कर रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि यूपी पीसीएस को जब समझना हो तो पीवाई को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहले यूपी पीएससी सिलेबस को और सेम यही सिलेबस यूपीएससी में दिया है। यानी इसमें पूछा है भारत और विश्व के भूगोल में, जिसमें हमें पढ़ना है भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। ठीक है। यानी विश्व भूगोल के विषय में अगर बात करें तो केवल जनरल आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है। और भारत के भूगोल की बात करें तो इसमें आप देखेंगे भारत के में जो फिजिकल सोशल इकोनॉमिक भूगोल की समझ होनी चाहिए। सेम यही सिलेबस आपसे मिलता-जुलता आप देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है? और क्वेश्चन पूछने के तरीके में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को समझना है, यानी अगर यूपीएससी जो है यूपी पीसीएस को फॉलो कर रहा है कि नहीं ये समझना है, तो आपको यूपी पीसीएस के क्वेश्चन को पीवाई को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2018 में पूछा गया है। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन आया है। इसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जो है झरना या वाटरफॉल है। ठीक है। इसमें ऑप्शन ए दिया है जोग वाटरफॉल, बी दिया है कुचिकल वाटरफॉल, सी दिया है रकीम कुंड वाटरफॉल, डी दिया है केवटी झरना। तो इसमें आपको बताना है कि इंडिया का जो है हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। ठीक है। ये टोटली जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट। तो इसमें अगर देखेंगे जोग और कुचिकल ये दोनों कहाँ, ये कर्नाटका में है। ठीक है। कर्नाटका में आपको शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है तो आप देखेंगे इसमें कुचिकल वाटरफॉल है। ठीक है। ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा जोग और कुचिकल कहाँ है, कर्नाटक का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन अगर जोग वाटरफॉल की बात करें तो भारत का 10वां सबसे हाईएस्ट जो है वाटरफॉल है। ठीक है। जोग जो है जोग वाटरफॉल आप कहाँ मिल जाएगा, शरावती नदी पर मिल जाएगा और ये कर्नाटक का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट पे। इसके अलावा कुचिकल देखेंगे तो कुचिकल वाटरफॉल आपको वराही रिवर पर मिलेगा। ये भी आपको कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। इसके अलावा रकीम कुंड और केवटी, केवटी आप झरना देखेंगे तो एमपी में मिलेगा। ठीक है। रकीम कुंड आपको बिहार में मिलेगा। लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखें कर्नाटक का यह कुचिकल वाटरफॉल है और यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का जो है आपको जो है टॉप 10 जो है लिस्ट दी गई है, जिसमें जोग वाटरफॉल जो है 10वें स्थान पर है। ठीक है। कुचिकल आप देखेंगे कुचिकल पहले स्थान पर है। सेकंड आपसे पूछा जाए तो सेकंड है बरई पानी वाटरफॉल जो आपको उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और ये जो वाटरफॉल है ये सिमलीपाल आप नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है। रहीमकुंड रकीम कुंड या रकीम कुंड की वाटरफॉल की बात करके बिहार में है और ये किस नदी के किनारे है, ये गायघाट नदी द्वारा निर्मित होता है। केवटी वाटरफॉल आप देखेंगे रीवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। ठीक है। और ये भारत का 24 नंबर पर आप देखेंगे वाटरफॉल में आएगा लिस्ट में। ठीक है। इसके अलावा अगर क्लासेस की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और व्हाट्सअप पेज भी डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसके अलावा अगर क्लासेस पसंद आ रही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये आप देखेंगे अप्लाइड क्वेश्चन से पूछा गया है और आपको बेसिक एनसीईआरटी की जो बुक होती है 11th क्लास की भौतिक भूगोल और उसके मूल सिद्धांत, इसी से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है सब लोगों ने पढ़ा भी ना हो, लेकिन ये सीधा सीधा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसने पूछा है कि वनस्पति ही जलवायु का सही सूचकांक है, यह कथन किससे संबंधित है, हॉर्नवाइट से, कोपेन, त्रिवार्था, स्टैम्प से। तो आप देखेंगे इसका चैप्टर जो हमने बताया भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत 11th क्लास की एनसीईआरटी में उसमें आप देखेंगे एक चैप्टर 12 है जिसमें आप देखेंगे वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन और उसमें चेन से संबंधित आप टॉपिक है। ठीक है। यानी चैप्टर का शीर्षक है। उसमें आप देखेंगे कोपेन ने जो है वनस्पति के वितरण को और क्लाइमेट के बीच एक घनिष्ठ संबंध को बताया है। और आप देखेंगे कोपेन ने 5 प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन को बताया है, जिसमें आप देखेंगे 4 तापमान निर्धारित करता है, 1 वर्षा निर्धारित करती है। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा कोपेन से संबंधित है, यानी वनस्पति ही जलवायु का जो है सही इंडिकेशन है, इसका संबंध हो जाएगा कोपेन से। जहाँ तक त्रिवार्था की बात है, त्रिवार्था ने बताया है कि वर्षा के प्रभावशीलता और तापीय दक्षता जो है ये इसके अनुसार जो है जलवायु का वर्गीकरण निर्धारित होता है। ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा कोपेन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जलवायु ही वनस्पति का सही सूचकांक है, ये कोपेन ने कहा। इसके अलावा इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन में दी गई हैं। जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पद्धति क्या है, तो आप देखेंगे जो ये कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में डिनोट किया गया है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। तो वर्ड ग्रासलैंड किससे क्वेश्चन पूछा गया, ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है पंपास घास का मैदान निम्नलिखित किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको वर्ड ग्रासलैंड का मैप दिखा देते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रासलैंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्परेट जिसे शीतोष्ण कहते हैं, दूसरा होता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, जिसे सवाना ग्रासलैंड कहते हैं। ठीक है, तो जो डार्क ग्रीन में एरिया है ये क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। टेम्परेट ग्रासलैंड में आप देखेंगे प्रेरीज आ जाएगा, जो प्रेरीज में देखेंगे तो ये कनाडा और यूएसए का अधिकतर मिडिल पार्ट में आपको मिलेगा। और इस ग्रासलैंड में आप देखेंगे यहाँ पर पशुचारण की ज़्यादा की जाती है। इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर गेहूं बेल्ट कहा जाता है, गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे पशु की अधिकता होने के कारण यहाँ पर मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है। आप देखेंगे जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड के मैदान होंगे वहाँ पर आप देखेंगे दो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस होगी। एक तो शराब इंडस्ट्री, दूसरी आप देखेंगे मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तीसरा आप देखेंगे अगर एग्रीकल्चर की दृष्टि देखेंगे तो वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रेरीज, स्टेपीज, और इसके अलावा इसे साउथ अफ्रीका में क्या कहा जाता है, टेम्परेट घास वेल्ड कहा जाता है। अर्जेंटीना में इसे पंपास कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में चले आएंगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड मैदान को डाउन्स कहा जाता है। जहाँ तक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मैदान की बात है तो आप देखेंगे साउथ अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है, लानोस। अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, भारत में भी सवाना कहा जाता है। ठीक है, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट की। इसके अलावा बात करें सवाना, तो अफ्रीका में देखेंगे सवाना ग्रासलैंड के मैदान, यानी इसमें जो है घास के मैदान के साथ अलग अलग कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ भी पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ग्रासलैंड मैदान की। अब देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, पंपास ग्रासलैंड के मैदान को आप देखोगे कहाँ पाया जाएगा, ब्राज़ील के पास पाया जाएगा। में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, पंपास ग्रासलैंड के मैदान आप देखेंगे तो अर्जेंटीना के पास पाया जाएगा, और ब्राज़ील में आप देखेंगे तो लानोस पाया जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डेजर्ट दिया है, कंट्री दी गई है। ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इससे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सोंडन डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, काराकोरम डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। ठीक है, तो इसमें आपको कंट्री आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे सोंडन डेजर्ट यूएसए में है, टकलामकान डेजर्ट जो है आप देखेंगे कहाँ पर है, ये आपको चाइना में मिलेगा। काराकोरम डेजर्ट आप देखेंगे इसका 80% भाग आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान में है, बाकी 20% मिडिल ईस्ट एशिया में मिल जाएगा। गिब्सन डेजर्ट की जहाँ तक बात है ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में ये है गिब्सन डेजर्ट। ठीक है, और इसके अलावा टकलामकान डेजर्ट देखेंगे चाइना में मिल जाएगा। सोंडन डेजर्ट देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है तो सबसे पहले नंबर पर सहारा, दूसरा आ जाएगा गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट देखेंगे एशिया में, ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आएगा ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। और सारी लिस्ट दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। बात करें अगर कॉन्टिनेंट वाइज तो अफ्रीका में आप देखेंगे कालाहारी डेजर्ट, और यहाँ पर कालाहारी के आप देखेंगे पश्चिम में नामीबिया का डेजर्ट मिल जाएगा। कालाहारी डेजर्ट के अगर विस्तार की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में इसका विस्तार है। और ऊपर चले आएंगे नॉर्थ में, इधर देखेंगे अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, इसके साउथ पार्ट में आप देखेंगे साहेल रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में। तो सबसे ऊपर आएंगे तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट, उसके नीचे आएंगे तो मोहावे डेजर्ट, फिर उसके नीचे सोंडन डेजर्ट, इसके बाद आप जाएंगे मैक्सिको और यूएसए के बीच आप देखेंगे चिहुआहुआ डेजर्ट मिलेगा। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर एक ही डेजर्ट पाया जाता है, अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, इसके अलावा देखें मिडिल ईस्ट में बहुत सारे डेजर्ट दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एशिया की। तो एशिया में देखिए टकलामकान डेजर्ट आपको पता है कि यह चाइना में है। ठीक है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना के बीच एक क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। अब बात करते हैं गिब्सन डेजर्ट की, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें डेजर्ट की, तो वेस्ट साइड में सारे डेजर्ट लगभग आपको मिलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन डेजर्ट, मिडिल में ग्रेट सैंडी डेजर्ट,
ठीक है। सिम्पसन डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में, इसे पूछा है निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों के उनके कॉफी उत्पादन 2016 की मात्रा के आधार पर और वही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाना है आपको। फर्स्ट पर कोलंबिया, यानी ऑप्शन ए कोलंबिया, बी पर वियतनाम, सी ब्राज़ील, डी इंडोनेशिया। तो आपको सही कोड का उपयोग करके कम से यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं कॉफ़ी उत्पादन की। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी स्टेटिस्टिका साइट, उसमें बताया गया है कि भारत जो है 7वें नंबर से 6वें नंबर पर विश्व में कॉफ़ी उत्पादन देशों में आ गया है। इसमें पहले नंबर पर आप देखेंगे ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा वियतनाम, तीसरा कोलंबिया, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा इथोपिया और छठे नंबर पर आप देखेंगे होंडुरस के बाद आप देखेंगे भारत का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें कौन सी क्रोनोलॉजी सही होगी। सी ब्राज़ील पहले पर, उसके बाद आप देखेंगे वियतनाम, फिर कोलंबिया, उसके बाद इंडोनेशिया। ठीक है, यानी CBAD। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत अपना जो कॉफ़ी प्रोडक्शन करता है लगभग 65 से 70% जगह एक्सपोर्ट कर देता है। इसके अलावा अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें और सॉइल के प्रकार की बात करें कि कॉफ़ी का उत्पादन किस क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल के टाइप में हो सकता है, तो इसमें गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान 15 से 28 डिग्री। वर्षा की बात करें तो 15 से 150 से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। और अगर तापमान की बात करें तो ठंडा, ठीक है, और 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक उच्च तापमान और तेज़ धूप इसके लिए क्या करता है, नुकसान कर सकता है। और इसके अलावा कम उपयुक्त मृदा की बात करें तो भारी चिकनी मृदा, रेतीली मृदा इसके लिए ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, भारत में कॉफ़ी के बागान की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में अराकू वैली है, वहाँ पर जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। उड़ीसा, मणिपुर, मिज़ोरम और अन्य ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पर भी होता है। प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक की बात करें तो कर्नाटक में देखेंगे भारत के कुल कॉफ़ी उत्पादन का 70% हिस्सा है। इसके बाद बात करें कॉफ़ी की किस्मों की तो अरेबिका, रोबस्टा। अरेबिका की विशेषताएं की बात करें तो ये अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती हैं। इसमें जो स्मेल होती है इसके कारण जो है इसका बाजार मूल्य अधिक होता है। रोबस्टा की बात करें तो इसकी क्षमता हेतु इसे जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य की बात की है तो पहले नंबर पर कर्नाटका, सेकंड पर केरला, उसके बाद तमिलनाडु। और इसके अलावा देखेंगे ट्रेडिशनल जो कॉफ़ी उत्पादन राज्य है उसमें कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। इसके अलावा में आप देखेंगे नॉन ट्रेडिशनल कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश ये आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कॉफ़ी बोर्ड की। तो कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना देखेंगे, उसे जो है कॉफ़ी बोर्ड एक्ट 1942 की धारा 4 के तहत एक गठित क्या है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, और यह देखेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें आप देखेंगे बोर्ड में जो है अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, इसके अलावा एक रिसर्च संस्थान भी है, वो कहाँ मिल जाएगा, कर्नाटक में। इसे संबंधित जो है देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। ठीक है, बोर्ड दिया गया था, उसका मुख्यालय कॉफ़ी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। ठीक है, उसका मिलान करके आपको बताना था कौन सा सही है। ठीक है, तो कॉफ़ी बोर्ड आप देखेंगे कहाँ है, बेंगलुरु में। रबड़ बोर्ड की बात करें तो आपको मिल जाएगा कोट्टायम में। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे चाय बोर्ड की बात करें तो चाय बोर्ड आपको कोलकाता में मिल जाएगा। तंबाकू बोर्ड देखेंगे तो गुंटूर में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब बात करते हैं 2012। 2012 में जो है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। इसने पूछा सुएज नहर के निर्माण के बाद भारत और यूरोप के बीच समुद्र की दूरी कितनी कम हो गई। 5000 किलोमीटर, 7000, 8000, 10,000 किलोमीटर। तो आप देखेंगे सुएज नहर की जो खुलने के बाद जो है, यानी सुएज नहर बना था 1869 में ये खुला था। इसके बाद आप देखेंगे लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। ठीक है, इसके पहले ये दूरी जो हुआ करती थी 19,800 किलोमीटर के लगभग हुई करती थी, लेकिन अब यह 11,600 के लगभग रह गई है, यानी अप्रॉक्स आप देखेंगे 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्या था, पहले अगर साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करना होता था तो आप केप ऑफ गुड होप यानी आप साउथ अफ्रीका से होते हुए पूरा घूम के यूरोप जाते थे। अब क्या है, यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से आप आएंगे श्रीलंका, श्रीलंका से आएंगे
रेड सी से स्वेज कैनाल से आप सीधे यूरोप जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बार यूपीपीसीएस में ही पूछा गया था, स्वेज कैनाल पर स्थित जो छोटे-छोटे लेक्स हैं उनके बारे में, उनकी क्रोनोलॉजी नॉर्थ से साउथ क्रम में पूछ लिया गया था। ठीक है। तो आप देखेंगे लेक तिम्सा, लेक बिटर, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे अल-बला बाईपास, ये सारे लेक्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में भारतीय मौसम विज्ञान मुख्यालयों के उनकी स्थापना के क्रोनोलॉजी के क्रम में सही आपको व्यवस्थित करना है। सही कोड का उपयोग करके आपको आंसर देना है। पहले नंबर पर आप देखेंगे न्यू दिल्ली, बी पर आप देखेंगे कोलकाता, सी पर शिमला, डी पर पुणे। तो आपको सही क्रोनोलॉजी आपको बतानी है कि किस मुख्यालय की स्थापना पहले हुई, किस मुख्यालय की स्थापना बाद में हुई। तो आप देखेंगे कोलकाता में सबसे पहले मुख्यालय की स्थापना हुई 1875 में। उसके बाद उसे स्थानांतरित किया गया शिमला। शिमला आप देखेंगे 1905 में किया गया। फिर उसके बाद उसे स्थानांतरित किया गया पुणे। पुणे आप देखेंगे 1928 में किया गया। उसके बाद लास्ट में अभी वर्तमान में आप देखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ है भारतीय मौसम विज्ञान का, नई दिल्ली में है। ठीक है। इसे किया गया था 1944 में। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें PCDA यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है सॉइल के बारे में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, रेगुर कहा जाता है। ऑप्शन बी, क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी मूलतः परिपक्व मिट्टी होती है। ऑप्शन सी, काली मिट्टी नमी धारण करने कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी, काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें आपको अगर क्रेप्स के बारे में नहीं पता है, काली मिट्टी की नमी यानी आर्द्रता धारण करने के बारे में नहीं पता, लेकिन ऑप्शन डी देखेंगे, इसमें लिखा है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बात गलत है। क्योंकि आप देखेंगे काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार रीजन में पाई जाती है, यानी जहाँ ज्वालामुखी घटना हुई हो वहाँ पर देखेंगे ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र, ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय रीजन में मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन सीधा सीधा ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत म्यांमार, ऑप्शन सी आप देखेंगे भारत नेपाल। तो इस प्रकार आपको बताना है किसमें कि मैकमोहन रेखा या इंटरनेशनल लाइन किसके किसके बीच बनाती है। तो आप देखेंगे इसमें देखिए ये है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन वैसे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश यानी भारत हो गया, इधर देखेंगे तो तिब्बत रीजन यानी चीन, यानी मैकमोहन लाइन आप देखेंगे किसके किसके बीच, आप देखेंगे भारत और चीन के बीच बनाती है। ठीक है। और यही मैकमोहन लाइन आप देखेंगे पूरा यहाँ से बर्मा और भारत के बीच भी ये लाइन बनाई गई है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। यानी बर्मा मतलब म्यांमार। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में आप देखेंगे रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है। इसके अलावा साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 7 देशों के साथ छूती है, यानी लगती है सबसे बड़ी सीमा आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 4096 किलोमीटर। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप देखेंगे टोटल आप देखेंगे चीन के साथ लगती है। ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के बाद आप जाएंगे तो फिर नेपाल के साथ, और नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद आप देखेंगे तो भूटान के साथ लगती है, और लास्ट में 106 किलोमीटर की सीमा आप देखेंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर, ठीक है, प्रकार के डेल्टा बनता है। कांगो नदी, नाइल नदी, डेन्यूब, मिसिसिपी। ठीक है। तो आप देखेंगे ये डेल्टा और डेल्टा के प्रकार के बारे में पूछा है। तो पक्षी के पैर के समान की संरचना जो है डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो आप देखेंगे जो मिसिसिपी रिवर है उसके द्वारा जो है पक्षी के पैर के समान के डेल्टा बनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगर बात करें डेल्टा की तो डेल्टा होता क्या है कि नदियाँ जो है लास्ट में जो डिपोजिशन के द्वारा बनाती हैं संरचना उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और ये डिपोजिशन आप देखेंगे कहाँ पर हो सकता है, महासागरों में हो सकता है। ठीक है, किसी नदी के साथ हो सकता है। और जहाँ पर ये डेल्टा बनता है ये नदी की जो है पुरानी अवस्था होती है, यानी वृद्धावस्था होती है, लोअर कोर्स होता है। ठीक है। अब बात करें नदियाँ जो है 3 स्टेज पे काम करती हैं। पहला जो होता है, पहला स्टेज होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें इरोजन्स की क्षमता ज़्यादा होती है, वी शेप की वैली बनती है। और जो मिडिल स्टेज होता है उसमें आप देखेंगे मेंढर जैसी संरचना बनती है। ठीक है। और लास्ट स्टेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर नदियाँ जो है डिपोजिशन करती हैं। कई टाइप के डेल्टा होते हैं,
इसके पहले आपको जानना होगा कि आप कहेंगे वेटलैंड और डेल्टा में थोड़ा सा अंतर होता है। यानी वेटलैंड जो होता है एक ट्रांजिशन जोन होता है, जहाँ पर अब असली और जलीय सीमा इकोसिस्टम की दोनों की विशेषता देने को मिलती है। और नदी के मुहाने की बात करें, डेल्टा की बात करें, वह भाग होता है जहाँ किसी नदी की किसी अन्य नदी, झील, जलाशय या समुद्र के महासागर में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके लिए कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कौन कौन सी उसकी विशेषताएं यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेल्टा में आप देखेंगे धनुषाकार डेल्टा। धनुषाकार डेल्टा के एग्जाम्पल का आप बात करें तो रिवर नाइल, ठीक है, जो इजिप्ट में आप देखेंगे मिलेगा। और आप देखेंगे गंगा नदी का डेल्टा भी आप देखेंगे तो ये धनुषाकार डेल्टा है। इसके बाद आप देखेंगे पक्षी के पैर का डेल्टा, यानी बर्ड फुट डेल्टा की बात करें तो आप देखेंगे इसमें देखेंगे तो मिसिसिपी रिवर, ठीक है, ये यूएसए में है। इसका देखेंगे तो पक्षी के पैर के समान की ये डेल्टा का संरचना बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो कास्पेड डेल्टा। कास्पेड डेल्टा में आप क्या देखेंगे तो इसमें जो लहरें होती हैं सीधी तटरेखा के तलछट पर जमा हो जाती हैं, और ये देखेंगे तो एक दांत जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें टेबर रिवर इटली की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो एस्ट्रीन या एस्चुरी डेल्टा। एस्चुरी डेल्टा एस्चुरी कहाँ देखने को मिलता है भारत में, आप देखेंगे तापी और नर्मदा नदी में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे डेल्टा हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनसंख्या के नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में पूछा है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर निम्नलिखित में किसका परिणाम है। ऑप्शन एक अशोधित रूट बर्थ रेट, या जिसे कहते हैं अशोधित जन्म दर। ऑप्शन बी रूट डेथ रेट। ऑप्शन सी माइग्रेशन। डी मैरिज। तो आपको बताना है जनसंख्या की जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो उसकी किसका परिणाम है। एक तो होती है जनसंख्या ग्रोथ, इसमें आप देखेंगे जनसंख्या में परिवर्तन दिखाता है जिसे हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा होता है जनसंख्या का नेचुरल ग्रोथ, यानी आप देखेंगे दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु दर के जो अंतर आता है उससे बढ़ने वाली जनसंख्या क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। यानी इसमें देखेंगे ऑप्शन एक में दिया है केवल ए बी सी, बी में दिया है केवल बी सी डी, ऑप्शन तीन में दिया है सी डी, ऑप्शन फोर में दिया है ओनली ए और बी। तो आप देखेंगे इसमें जन्म और मृत्यु दर के मृत्यु में अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या क्या कहते हैं, उस क्षेत्र का क्या कहते हैं, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन चार, ए और बी। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है 10% वृद्धि दर कितना है, तो आप वर्तमान में देखेंगे 2001 से 2011 के बीच आप देखेंगे जो 10 की वृद्धि दर है वो सिर्फ परसेंटेज में देखेंगे कितना है, 17.64% है। ठीक है, यानी 10 साल में कितनी जनसंख्या ग्रोथ हुई है, 17.64% ग्रोथ हुई है। अगर वार्षिक पूछा जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे जो वार्षिक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 1.64% है। ये एक साल में बढ़ने वाली ग्रोथ रेट है। इसके अलावा पॉपुलेशन संबंधित यहाँ पर कुछ आंकड़ों की तुलना की गई 2001 से 2011, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई के सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा विकसित किया गया था। यूएनडीपी, आईएमएफ, यूनिसेफ, अंकटाड। तो आपको बताना है कि एसडीआई किसके द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। तो आप देखेंगे इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया था। अभी हाल ही में एसडीआई की रैंकिंग भी जारी हुई है। 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 130। वर्तमान में 2021-22 में आप देखेंगे एक रैंकिंग कितनी है, 132। ठीक है, तो एसडीआई के कुछ डायमेंशन है, इंडिकेटर हैं और उसके इंडेक्स है, इससे क्वेश्चन आते हैं। यानी डायमेंशन की बात करें तो एसडीआई निकालने के लिए आप देखेंगे उसमें क्या देखता है, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इंडिकेटर की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है एट बर्थ टाइम। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग देखता है। ठीक है, उसका माध्य निकालता है और पर कैपिटा इनकम देखता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये तो बात कर चुके हैं 21-22 के लिए। एसडीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत 191 देशों की सूची में आप देखेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है, 132वें स्थान पर है। अगर स्टेट वाइज पूछा जाए आपसे कि हाईएस्ट एसडीआई स्कोर करने वाले राज्यों की बात की जाए तो सबसे पहले स्थान पर है दिल्ली, सेकंड पर गोवा, थर्ड पर केरल, फोर्थ पर सिक्किम, फिफ्थ पर चंडीगढ़। वहीं निचले स्तर पर बात करें तो आप देखेंगे सबसे निचले स्तर पर बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर सेकंड स्थान पर है, एमपी थर्ड पर, फोर्थ पर झारखंड, फिफ्थ पर असम है। ठीक है, बड़े राज्यों की बात करें जहां पर आप देखेंगे हाई एसडीआई देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे वो विफल रहे हैं, उसमें गुजरात, सेकंड नंबर हरियाणा। ठीक है,
ये तो बात हो गई एसडीआई की। अब बात करते हैं यूएनडीपी की। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। भारत इसका सदस्य देश है। ठीक है, इसे स्थापित किया गया था। आप देखेंगे तकनीकी सहायता पर संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित कार्यक्रम के स्वरूप में आप देखेंगे इसका 1949 में, और एक कार्यक्रम था संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष 1958 में। इन दोनों का विलय करके 1965 में स्थापित किया गया था। तो आप को ध्यान रखना यूएनडीपी का जो है कब बनाया गया था? 1965 में। ठीक है, तो यूएनडीपी एक स्वतंत्र रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसे क्या कहते हैं? एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। यह एक क्या है? वार्षिक रिपोर्ट है। तो ये तो बात हो गई ये एसडीआई और यूएनडीपी की। इसके अलावा ऑप्शन था आईएमएफ। आईएमएफ का मुख्यालय आप कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। भारत इसका सदस्य देश है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, और आईएमएफ की स्थापना जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिसेफ दिया था ऑप्शन में। तो यूनिसेफ जो है आप देखेंगे इसे 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाहर तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन स्वास्थ्य देखभाल के लिए बनाया गया था। ठीक है, और यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ सरकारों और निजी जो है दानदाताओं के योगदान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करेंगे अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों का निष्पक्ष एवं प्रभावी रूप से उपयोग करने में सहायता करना। ठीक है, भारत इसका मेंबर है। इसे जो है 1964 में स्थापित किया गया था। इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, सूचना और अर्थव्यवस्था रिपोर्ट और प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है? मनरेगा, ठीक है, वर्क फॉर फूड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम है। तो आप देखेंगे मनरेगा इसमें सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम है, जो आपको 100 दिन की एक कानूनी गारंटी देता है वार्षिक जो है काम करने की। ठीक है, मनरेगा की बात करें तो मनरेगा की जो है सबसे पहले आप देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा इसे 1991 में प्रस्तापित किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे मनमोहन सिंह की सरकार आए, उसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया। ठीक है, जिसे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, और इसे जब पारित किया गया था वो डेट क्या थी? 23 अगस्त 2005। लागू कब किया गया? फरवरी 2006। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको इसके अलावा हाल ही में जो है देखेंगे तो केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए जो है आधार कार्ड मैंडेटेड कर दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे केंद्र और राज्यों द्वारा संचालित 1100 से अधिक जो भी सरकारी योजना और कार्यक्रम है उनमें देखेंगे आधार का उपयोग करने के लिए सूचित किया गया है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आधार कार्ड में कितने न्यूमेरिक नंबर होते हैं? 12। ऐसे ही आप पैन कार्ड से संबंधित पूछा जाता है, पैन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं। स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट होते हैं वो रैंडम जो है अल्फ़ाबेटिक्स जो है आपको नंबर देखने को मिलेंगे या सीरीज़ देखने को मिलेंगी, जो आप देखेंगे ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है। इसके बाद इसमें जो चौथा लेटर होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल का होता है। अगर वहाँ इंडिविजुअल के लिए बन रहा है तो इंडिविजुअल के लिए होगा, फर्म के लिए बन रहा है तो एफ से डिनोट किया जाएगा, सी से यानी कंपनी के लिए बन रहा है तो कंपनी में सी लिखा जाएगा, हिंदू अनडिवाइड फैमिली के लिए बन रहा है तो एच लिखा जाएगा, एसोसिएशन के लिए बन रहा है तो वहाँ पर चौथे नंबर पर ए लिखा जाएगा, ट्रस्ट के लिए बन रहा है तो वो टी लिखा जाएगा। ठीक है, फिर पाँचवें लेटर की बात करें तो फर्स्ट लेटर की बात करें, फर्स्ट लेटर ऑफ द एप्लीकेशन क्या होता है? सरनेम होता है। ठीक है, वहाँ पर पाँचवें क्या होता है? सरनेम लिखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो उसमें कुछ आप देखेंगे डिजिट लिखे होंगे होते हैं 4 डिजिट। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 से लेकर यानी 999 तक या फिर 9099 कोई भी डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बचता है लास्ट 10वां डिजिट, उसमें एक चेक डिजिट लिखा जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई पैन कार्ड की। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।